जीवन अमारो। अब बात करते हैं डार्क डेज में -30 मिलीवोल्ट रहा, पार्शियल डिपोलराइजेशन जो हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा होता है, ग्लूटामेट या ग्लूटामिक एसिड, वो इनके बीच में रिलीज होगा। तो बाइपोलर सेल्स और रोड के बीच में जो सिनेप्स है वहां पर ये रिलीज होगा और ये एक प्रकार का इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो बाइपोलर सेल को इनहिबिट करके रखेगा इन डार्कनेस। ये ज्यादा याद रखिएगा, डार्कनेस का पॉइंट बता रहा हूं, जब कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, जैसे ही ग्लूटामिक एसिड का रिलीज बंद हुआ, बाइपोलर सेल जो पहले क्या थी, इनहिबिट कर रखा था ग्लूटामेट, तो जो ग्लूटामेट नहीं जाएगा तो जस्ट अपोजिट कर दो, क्या हो जाएगा, बाइपोलर सेल इनहिबिट की जगह बाइपोलर सेल स्टिमुलेट, और स्टिमुलेट होते ही इंपल्स आगे से आगे चले जाएंगे और क्या होगा, इन्फॉर्मेशन। सिंपल है, ठीक है। चलिए कैसे होता है देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब जब लाइट टकराई रेटिना से और जब फोटोपिगमेंट रोड और कोन सेल्स पर जो फोटोपिगमेंट है उन्होंने फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब किया, तो क्या हुआ, सिस रेटिनल, हमने कहा कि फोटोपिगमेंट में दो पार्ट है, रेटिनिन प्लस प्रोटीन पार्ट ऑप्शन, और रेटिनल जो है रेटिनल बोल दो, वो बेसिकली किस फॉर्म में, सिस फॉर्म में अंडरगोज आइसोमराइजेशन, जैसा हमने कहा पहले भी, आइसोमराइजेशन एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड दैट ब्रेक डाउन साइक्लिक चेन। जब सिस रेटिनल आइसोमराइज होकर ट्रांस में कन्वर्ट होता है, देखिए बहुत ध्यान से सुनना, जब सिस ट्रांस में कन्वर्ट होता है तो उसी समय कुछ एंजाइम्स एक्टिवेटेड होंगे जो साइक्लिक जीएमपी को तोड़ देंगे, साइक्लिक जीएमपी को तोड़कर जीएमपी में कन्वर्ट करेंगे, और उस एंजाइम का नाम है फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। सिस से ट्रांस में कन्वर्ट होना, ब्लीचिंग होना, उस समय वो चीज क्यों इंपॉर्टेंट हुई, वापस से रिजनरेशन भी हुआ उनका हालांकि, लेकिन उस चीज का फायदा क्या हुआ कि फोस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम एक्टिवेट हो गए, जिन्होंने क्या किया, ये जो Na+ चैनल के साथ साइक्लिक जीएमपी जुड़ा हुआ था, उस साइक्लिक जीएमपी को तोड़ दिया, जीएमपी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हो गया एज ए रिजल्ट, जिसकी वजह से साइक्लिक जीएमपी रिलेटेड चैनल्स क्लोज। अब जब मैंने कहा था कि जब तक इससे साइक्लिक जीएमपी जुड़ा हुआ है तब तक ये क्या है, ओपन। जब ये अलग हो गया, टूट गया, जीएमपी में कन्वर्ट हो गया, तो अब ये चैनल क्या हो गया, Na+ चैनल क्लोज हो गए। जब ये चैनल क्लोज हो जाएंगे तो Na+ इनको डिक्रीज, Na+ के अंदर जाने क्या हो गया, डिक्रीज, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव। अब अंदर का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है बाहर के सापेक्ष में क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव, और कितने तक मोर नेगेटिव, -70 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा, -30 से -70 मिलीवोल्ट तक आ जाएगा, और माइनस का मोर माइनस में कन्वर्ट होना, दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जब ये बंद हो जाते हैं Na+ चैनल, Na+ का इनफ्लो अंदर आना बंद हो जाएगा, तो पोटेंशियल जो है मेम्ब्रेन पोटेंशियल -30 से -70 पे चला गया। दिस इज कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन, नॉट depolarization. It is called hyperpolarization of the receptor potential. और ये -70 मिलीवोल्ट की वजह से क्या होगा, ग्लूटामेट रिलीज जो है वो बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बाइपोलर सेल स्टिमुलेट हो जाएगी, एग्जिबिट हो जाएगी, क्योंकि इनहिबिटरी हार्मोन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर अब नहीं जा रहा है, तो वो इनहिबिट नहीं होगी, तो अपोजिट क्या होगी, इनहिबिट नहीं होगी तो एक्साइटेड होगी, स्टिमुलेट होगी। कब, जब लाइट आई, जब लाइट इन पे गिरी, ठीक है। और किसकी वजह से हुआ ऐसा, सिस रेटिनल की वजह से हुआ। सिस रेटिनल का कन्वर्जन इसमें हुआ ट्रांस रेटिनल में, उसकी वजह से ये एंजाइम बना। इस एंजाइम की वजह से साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हुआ, जीएमपी में साइक्लिक जीएमपी की वजह से ये चैनल ओपन थे, जब वो जीएमपी में कन्वर्ट हो गया तो चैनल बंद हो गए, चैनल बंद हो गए तो Na+ का जाना बंद हो गया।
Na प्लस का जाना बंद हो गया तो -30 मिलीवोल्ट से -70 मिलीवोल्ट मोर नेगेटिव जो है पोटेंशियल हो गया, जिसे बोल दिया हाइपरपोलराइजेशन, जिसके कारण ग्लूटामेट का रिलीज बंद हो गया, इनहिबिटरी सिग्नल जाना बंद हो गए। तो क्या हो गया, इनहिबिटरी की जगह स्टिमुलेटरी सिग्नल जाने लगे, स्टिमुलेट हो गए बार-बार सेल्स। और हमें अब यहाँ से जब स्टिमुलस आगे से आगे जाएंगे तो वो गैंग्लियोनिक सेल से होते हुए जब वो ऑप्टिक नर्व में जाएंगे, और ऑप्टिक नर्व आपके ऑक्सीपिटल लोब के अंदर मौजूद जो विजुअल एरिया है वहाँ जाएंगे तो वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, नो डाउट, ठीक है। याद रखिएगा फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम कब एक्टिवेट होता है, जब इससे ट्रांस में आइसोमराइजेशन होता है, और जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ये जीएमपी में कन्वर्ट हो जाता है तो जो ओपन चैनल थे वो क्लोज हो जाते हैं। जब वो क्लोज हो जाते हैं तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल Na+ का जाना बंद हो जाएगा, तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -30 से -70 में चला गया, हाइपरपोलराइजेशन हो गया, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामिक एसिड या ग्लूटामेट का रिलीज है वो बंद हो गया। वो बंद हो गया तो इनहिबिटरी सिग्नल बंद हो गए, तो नीचे वाली जो बाइपोलर सेल थी वो स्टिमुलेट हो गई, सिंपल। और बाइपोलर सेल से आगे स्टिमुलस कहाँ पहुँच गए, किसमें पहुँच गए, गैंग्लियोनिक सेल में, और गैंग्लियोनिक सेल से गैंग्लियन इम्पल्स कहाँ पहुँच गए, ऑप्टिक नर्व में, ऑप्टिक नर्व से कहाँ पहुँच गए, ऑक्सीपिटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में कहाँ पर, विजुअल एरिया में, जहाँ पर इन्फ्लेमेशन होगा। क्लियर है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। देखिए पीछे देखिए जरा, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। अब ये जितने भी सीक्वेंस हमने पढ़े यहाँ पर सब याद होनी चाहिए। दिस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्रोड्यूस ए हाइपरपोलराइजेशन, जैसा कि मैंने कहा हाइपरपोलराइजेशन क्रिएट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट डिक्रीज द रिलीज ऑफ ग्लूटामेट, पहले समझा दिया, जिसकी वजह से thus the light excite the bipolar cells। इसका मतलब बाइपोलर सेल जो थी अब वो जो इनहिबिट हो रही थी अब क्या हो गई, एक्साइट्स हो गई। लाइट ने क्या कर दिया, बाइपोलर सेल को, वो सब काम लाइट की वजह से हुआ ना, लाइट नहीं होती तो सिस ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होता, और सिस ट्रांस में कन्वर्ट नहीं होता तो कौन सा एंजाइम नहीं बनता, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज नहीं बनता तो साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होता, और साइक्लिक जीएमपी में कन्वर्ट नहीं होता तो Na+ चैनल ओपन ही रहते हैं। समझ रहे हो कि नहीं, सब लाइट की वजह से हुआ। तो लाइट की वजह से जब ये इनहिबिटरी सिग्नल का जाना बंद हो गया तो बाइपोलर सेल जो है वो एक्साइट हो गई, दैट सिग्नल्स विल ब्रॉड बाय टर्निंग ऑफ द रिलीज ऑफ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट। एक्साइटेड बाइपोलर सेल सबसिक्वेंटली स्टिमुलेट द गैंग्लियोनिक सेल टू फॉर्म एक्शन पोटेंशियल इन देयर एक्सोन। तो गैंग्लियोनिक सेल में क्या जनरेट हो गया, एक्शन पोटेंशियल, सक्रिय कलावज स्थिति मान, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स आगे से आगे जनरेट होते रहेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा उसी चीज को यहाँ पर विथ डायग्रामेटिकली हमने समझाने की कोशिश की है कि भाई ये डिस्क के अंदर का ही पोर्शन है, ये डिस्क है, ठीक है, ये आउटर सेगमेंट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसमें क्या भरा हुआ है, साइटोसोल, समझिए। ये यहाँ पर रोडोप्सिन पिगमेंट है, ठीक, रोडोप्सिन पिगमेंट, और ये यहाँ पर क्या है, ये जो है ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज उत्सेचक है, ठीक, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज उत्सेचक। जब हम लाइट की बात करते हैं कि लाइट जब इस पर एंटर किया, रोड सेल्स पर आया, एंटर किया, तो उसमें मौजूद डिस्क में मौजूद फोटोपिगमेंट में जो सिस रेटिनल था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्रांस रेटिनल में। जैसे ही सिस ट्रांस में कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर साइक्लिक जीएमपी जो इससे जुड़ा हुआ था, ठीक है, वो अलग होकर जीएमपी में कन्वर्ट हो गया। जैसे वो जीएमपी में कन्वर्ट हो गया Na+ चैनल क्लोज। हाँ, अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ भाई, इसको कन्वर्ट करने के लिए साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट करने के लिए उत्सेचक चाहिए ना, कौन सा, फॉस्फोडाइएस्ट्रेज। तो ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज जो उत्सेचक है उसने ही काम किया, और ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज उत्सेचक को एक्टिवेट किसने किया, 11 सिस में कन्वर्ट होने से
ट्रांस रेटिकुलर में कन्वर्ट होने से ये एक्टिवेट हुआ, ये एक्टिवेट हुआ तो साइक्लिक जीएमपी अलग हो गया, तो ये न्यूक्लियस चैनल जो अंदर आ रहे थे वो क्या हो गए, रुक गए। क्लियर? उसी चीज को यहाँ पर बताया गया है। ये आउटर सेगमेंट का डायग्राम है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, ये फॉस्फोडाइस्टर उत्सेचक जो इसकी वजह से बना, जिसने यहाँ पर जाकर साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट किया है। इनमें पर जो पहले आता है बंद हो जाएंगे, सिंपल है। उसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद समझते हैं। अब देखिए ट्रांसडक्शन कैसे हो, फॉस्फोडाइस्टर, उसी चीज को वापस से समझाया गया है कि यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर जब यहाँ ट्रांसडक्शन हुआ, ट्रांसडक्शन करने के लिए ट्रांसल्यूशन उत्सेचक है। ये ट्रांसल्यूशन कब एक्टिवेट होता है, जो फॉस्फोडाइस्टर को क्या करेगा, एक्टिवेट, जब ये सिस्टिक ट्रांसफर होगा तो ये जाकर यहाँ पर साइक्लिक जीएमपी को किसमें कन्वर्ट करेगा, जीएमपी में, तो एडिपस चैनल क्लोज हो जाएगी। कैसे हो देखिए यहाँ पर, ये इसने इस उत्सेचक ने फॉस्फोडाइस्टर ने साइक्लिक जीएमपी को जीएमपी में कन्वर्ट किया, ये एडिपस चैनल क्या हो गया, बंद हो गई, ये एडिपस बाहर के बाहर गए, अंदर नहीं हो पाए। ये देखो ये मेम्ब्रेन एडिपस चैनल अंदर नहीं आ पा रहे, पहले आ रहे थे। ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये कब थी, जब लाइट नहीं थी, ये डार्कनेस कंडीशन, ठीक है। ये जब लाइट आ गई तो ये कंडीशन, ठीक है। फॉस्फोडाइस्टर इन एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन साइक्लिक जीएमपी, ठीक है। ट्रांसड्यूसिन इज ए ग्लाइकोप्रोटीन ए मेम्ब्रेन बोर्ड एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्सिन एक्टिवेट्स ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन व्हिच इन टर्न एक्टिवेट फॉस्फोडाइस्टर। ऑक्सिन अलग तो होना चाहिए, ऑक्सीजन अलग कब होगा, जब सिस ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर हो जाएगा, अकेला ऑक्सीजन बचेगा, अकेला ऑक्सीजन ट्रांसल्यूशन को एक्टिवेट करेगा जो कि फॉस्फोडाइस्टर को एक्टिवेट करेगा, और फॉस्फोडाइस्टर साइक्लिक जीएमपी को तोड़कर जीएमपी में कन्वर्ट करेगा, उस चैनल को बंद कर देगा। सिंपल है कि नहीं? चल आगे चलते हैं। अब ये आपका लास्ट और फाइनल डायग्राम है जिसके अंदर आप लोगों को जो नर्वस सिस्टम का पार्ट है कि किस तरीके से ये ऑप्टिक नर्व जाती है कहाँ पर, और कैसे इमेज फॉर्मेशन कौन से एरिया में होता है। ध्यान से सुनना इसको। ये हमारे दोनों आइज, ठीक है, बाइनोक्यूलर विजन होता है, ऑप्टिक नर्व इनमें से निकलेगी। नंबर 3, सॉरी ऑप्टिक नर्व कौन सी होती है, मस्तिष्क क्षेत्र नंबर 2। ऑप्टिक नर्व कौन सी है, मस्तिष्क चेता नंबर, क्रेनियल नर्व नंबर 2। ऑप्टिक नर्व दृष्टि चेता, याद रखना। 3, 4 और 6 में तो क्या किया था, वो भी याद रखना। 3, 4 और 6 में आईबॉल के मूवमेंट को कंट्रोल किया था। ये दोनों नर्व ऐसे जब यहाँ से खुलेगी तो पीछे आपने पढ़ा है ऑप्टिक कियाज्मा, यहाँ पर एक क्लोज पर आती है ऑप्टिक कियाज्मा, और किस जगह पर होता है ये ऑप्टिक कियाज्मा, आगे चलेगा जहाँ पर बना है वो थैलेमस होता है ना, मध्य मस्तिष्क वाला पार्ट जहाँ से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर ये ऑप्टिक कियाज्मा बनेगा। ये ऑप्टिक कियाज्मा आगे चला, आगे ऑप्टिक ट्रैक्ट्स के रूप में गया। ऑप्टिक ट्रैक्ट्स जो है फिर ऑप्टिक रेडिएशंस के रूप में चलते हुए विजुअल एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ऑक्सीपिटल लोब जो है वहाँ के विजुअल एरिया में पहुंचे जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुआ। ये दोनों पॉइंट याद रखिए। ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कियाज्मा से होती हुई ऑप्टिक रेडिएशंस बनाकर विजुअल एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचती है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ऑक्सीपिटल लोब जो है उसके अंदर होता है विजुअल एरिया। ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो दृष्टि से संबंधित होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? सिंपल है। ऑप्टिक कियाज्मा, ऑप्टिक रेडिएशन, विजुअल एरिया, ये जरूर याद रखिएगा। कहाँ पर होता है भाई? ऑक्सीपिटल लोब। अरे भाई आपने पढ़े थे ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब किधर होता है? पीछे, है ना। तो ऑक्सीपिटल लोब के अंदर होता है विजुअल एरिया, जहां पर ये नर्व पहुंचेगी और वहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा। क्लियर? ये लोब का नाम याद रखना, ऑक्सीपिटल लोब। कौन सा, किसका पार्ट है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स का।
ऑक्सीपिटल लोब के अंदर क्या है, विजुअल एरिया, एरिया नंबर 17। ठीक, याद रखिए। इस तरीके से ये फाइनली हमने आइस के बारे में बिल्कुल फिजियोलॉजी ऑफ आइस क्लियर की अच्छे से, इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े। ये सभी स्ट्रक्चर्स को बेटा आप ध्यान से एक बार और पढ़िएगा, जो नोट्स हैं इनको लिखिएगा और इनको समझ के याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आई हैं बीच बीच में, उनको भी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। आई के जितने भी क्वेश्चन हैं सब लगा लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप लोग ये सारे एकदम अच्छे से क्लियर रखिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।